हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नदीम हैदर। इस वीडियो के अंदर हम सीआरपीसी के अंदर जो चैप्टर 5 है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, चैप्टर 5 जो बात करता है वो बात करता है अरेस्ट ऑफ पर्सन से रिलेटेड। हिंदी में इसको कहा जाएगा व्यक्तियों की गिरफ्तारी। तो इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है 41। जो 41 सेक्शन है वो बात करता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। कब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस सेक्शन का जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को। अब किस किस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है ये क्लोज में दिए हुए हैं। तो 1 बाय 1 हम सभी पॉइंटों को देखेंगे। सबसे पहले ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो पहली चीज़ क्या है, पहला पॉइंट है कि अगर पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में किसी व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो वो बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। बी पॉइंट है, बी पॉइंट 3 चीज़ों के बारे में बता रहा है कि किसी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन की गई है, पहला। दूसरा है अगर पुलिस ऑफिसर को किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो तीसरा है कि अगर रीजनेबल सस्पिशन है, मतलब कि उसको संदेह है पुलिस ऑफिसर को किस चीज़ का, कि उस व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा जिसकी पनिशमेंट 7 साल से कम हो या 7 साल से ज़्यादा हो। तो अगर वो पुलिस ऑफिसर इस चीज़ को लेकर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं, देखिए, सेटिस्फाई होने के लिए पुलिस ऑफिसर को कुछ कंडीशन है। अगर वो कंडीशन पूरी होती हैं तभी एक पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को इन बेसिस पे, जो 3 हमने बात करी थी 3 पॉइंटों की बी क्लोज के अंदर, तभी वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसको जो कंप्लेन की गई है या फिर उसको जो इन्फॉर्मेशन मिली है, या फिर तीसरा हमने पढ़ा था कि उसको जो संदेह है कि उस व्यक्ति ने या किसी व्यक्ति ने जो है वो ऑफेंस कमिट किया है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर पुलिस ऑफिसर को रीज़न टू बिलीव है, ये विश्वास है कि उस व्यक्ति ने वो ऑफेंस किया होगा, तो वो उस व्यक्ति को जो है बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है भाई, पहला चीज़ ये है कि इसलिए ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को कोई फर्दर ऑफेंस, दोबारा वो कोई ऑफेंस ना करे, उसे रोकने के लिए ज़रूरी है। या फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके उस ऑफेंस की, इसलिए ज़रूरी है। या फिर जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है उसको रोकने के लिए कि वो एविडेंस के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना करे या फिर उसको समाप्त ना कर दे, डिसअपियर ना कर दे, ख़त्म ना कर दे। तो इस चीज़ से रोकने के लिए उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ज़रूरी है। या फिर उस व्यक्ति को रोकना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति उसके द्वारा जो ऑफेंस किया गया है उस चीज़ से परिचित है, उसने देखा है या उसको जानकारी है, कहीं ऐसा ना हो कि ऑफेंस करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसने देखा है उसको इंड्यूस करने लगे किसी तरह से, या कोई थ्रेट धमकी देने लगे, या फिर किसी तरह का कोई लालच देने लगे कि वो उसके बारे में जो जानकारी है, जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनकी जानकारी जो है पुलिस ऑफिसर को या कोर्ट को ना दे। इस चीज़ से रोकने के लिए उस व्यक्ति का अरेस्ट करना ज़रूरी है। या फिर अगर पुलिस ऑफिसर को ये लग रहा है कि उस व्यक्ति को अगर कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए बुलाया जाएगा तो वो व्यक्ति आएगा नहीं, तो इसलिए उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ज़रूरी है। और इस केस के अंदर जो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करते समय लिखित में उसका रीज़न मेंशन करेगा कि उसको क्यों लग रहा है कि वो व्यक्ति जो है कोर्ट में उसको करने के लिए वो प्रेजेंस नहीं होगा। अगर उस व्यक्ति को कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए कहा जाएगा तो वह व्यक्ति जो है कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसका वो रीज़न मेंशन करके तब उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। इसके बाद देखिए, प्रोवाइज़ो दे रखा है कि पुलिस ऑफिसर को सभी केसों में अगर ये लगता है इस सब सेक्शन के अंदर, मतलब कि जो सब सेक्शन 1 दे रखा है इसके अंदर सभी केसों में ये लगता है
कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, अरेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट ना करने का रीज़न राइटिंग में मेंशन करेगा, रिकॉर्ड करेगा। मान लीजिए हो सकता है कि जो कंप्लेन की गई है वो झूठी हो, उसको लग रहा है, तो उस केस में वो रीज़न मेंशन करेगा और राइटिंग में लिखेगा उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। या फिर उसको लग रहा है कि जो कंप्लेन की गई है या जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है या जो उसको संदेह हो रहा था कि उस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया है वो झूठे हैं या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। जो भी रीज़न हो वो पुलिस ऑफिसर, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं, और भी कोई भी रीज़न हो सकता है कि जो भी रीज़न होगा, पर वो पुलिस ऑफिसर वो राइटिंग में उस रीज़न को रिकॉर्ड करेगा कि उस व्यक्ति को क्यों अरेस्ट नहीं किया उसने। अब इसके बाद बात करते हैं BA पॉइंट की। देखिए जो BA है ये एक तरह से ये भी जो B पॉइंट है उसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये BA जो है ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बात कर रहा है। जबकि हमने B में 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक कंप्लेन के बारे में, एक इन्फॉर्मेशन के बारे में और तीसरा सस्पिशन मतलब कि संदेह के बारे में। तो BA जो पॉइंट है ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है कि अगर जहाँ पर पुलिस ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि उस व्यक्ति ने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो BA जो क्लॉज है वो यही बता रहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने पर कि उस व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो वो उस पर्सन को तभी अरेस्ट करेंगे अगर जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की उसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा हो या फिर उस ऑफेंस के लिए डेथ पनिशमेंट की सज़ा हो, और साथ में पुलिस ऑफिसर को ये विश्वास हो कि जो इंफॉर्मेशन उसको मिली है वो ऑफेंस कमिट करने की ये एकदम सही है, विश्वास योग्य है, तो ही जो पुलिस ऑफिसर है इंफॉर्मेशन मिलने के बिहाफ पर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। अब बात करते हैं क्लॉज C की। क्लॉज C बात करता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में कि अगर इस CRPC के अंदर किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है तो, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी ऑर्डर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑर्डर उन्होंने दिया है और किसी व्यक्ति को उस ऑर्डर में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया है तो उस व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को हिंदी में कहा जाएगा उद्घोषित अपराधी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है D पॉइंट ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति की पोजीशन में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जिसको देखकर ये रीज़न टू बिलीव है, ये लगता है, ये संदेह है कि ये प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी होगी, चोरी की संपत्ति होगी, और इस व्यक्ति ने जिस पर वो चीज़ मिल रही है ना, जिसके पोजीशन में मिल रही है, उस पर वो अपराध करने का पूरा संदेह है, उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। कि जो D पॉइंट है ये 2 चीज़ों के बारे में कह रहा है कि एक तो रीजनेबल सस्पेक्टेड है कि वो उस प्रॉपर्टी के बारे में कि ये प्रॉपर्टी चोरी की होगी, कि ये संदेह है कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है, और दूसरा जिस व्यक्ति के पास वो चोरी की संपत्ति है वो व्यक्ति रीजनेबल सस्पेक्टेड लग रहा है, संदेह में आ रहा है वो व्यक्ति कि हो ना हो इसने ऑफेंस किया हो। उसके बाद है E पॉइंट। E जो क्लॉज है वो कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर है उसकी जो ड्यूटी करते में किस तरह से बाधा उत्पन्न कर रहा है, या फिर अगर कोई व्यक्ति जो लॉफुल कस्टडी में है पुलिस ऑफिसर के उसमें से निकल भागा है, एस्केप हो गया है, या फिर अटेम्प्ट कर रहा है वो एस्केप होने का, भागने का, तो उस व्यक्ति को भी जो पुलिस ऑफिसर है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। F पॉइंट है। F पॉइंट की F क्लोज की अगर बात करें, F पॉइंट कहता है कि जहाँ पर किसी व्यक्ति पर यह संदेह है कि ये व्यक्ति किसी भी यूनियन की किसी भी आर्म फोर्स से विश्वासघात करके भागा हुआ व्यक्ति है, यूनियन की जो आर्म फोर्स है, जो शस्त्र बल हैं, उनमें से विश्वासघात करके भागा हुआ कोई व्यक्ति है, तो जो पुलिस है उसको भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सैनिक है, उस सैनिक ने किसी तरह का छल कर दिया है और वो भागा हुआ है, तो पुलिस को अगर संदेह है कि ये वही व्यक्ति है तो पुलिस उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। अब बात करते हैं G पॉइंट की। जो G क्लोज है, तो जो G क्लोज है वो ये इस चीज़ के बारे में कह रहा है
कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी एक्ट जो है भारत से बाहर किसी स्थान पे किया है और अगर वो एक्ट भारत के अंदर किया जाता तो उसे अपराध माना जाता, और ऐसे व्यक्ति के जो खिलाफ जो है कंप्लेन, रीजनेबल कंप्लेन की जा चुकी है, या फिर कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, या फिर अगर रीजनेबल सस्पिशन है, मतलब कि संदेह है कि उस व्यक्ति ने आउटसाइड इंडिया कोई भी ऐसा एक्ट किया है कि अगर वो एक्ट वो इंडिया के अंदर करता तो वो अपराध होता, तो जो पुलिस ऑफिसर है उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। देखिए इस पॉइंट के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, फॉर विच ही इज़ अंडर एनी लॉ रिलेटेड टू एक्स्ट्राडिक्शन। एक्स्ट्राडिक्शन को हिंदी में कहा जाएगा प्रत्यर्पण। देखिए एक्स्ट्राडिक्शन जो यूज़ होता है ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर यूज़ होता है, मतलब कि कंट्रीज़ के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अपराधी कोई अपराध करके दूसरी कंट्री में भाग जाता है, तो अगर दोनों कंट्रीज़ में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई ट्रीटी हो रखी है, तो जो दूसरी कंट्री है जिसमें वो अपराधी भागकर आया है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस व्यक्ति को पकड़कर जिस कंट्री में उस व्यक्ति ने अपराध किया है उसको वो दे दे, या फिर अपनी ही कंट्री में उस पर कार्रवाई करे। तो ये टीटी के ऊपर डिपेंड होता है। टीटी मतलब एग्रीमेंट के ऊपर, जो भी दो कंट्रीज़ के बीच में होता है उस एग्रीमेंट में क्या है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट एक तरह से यही कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति ने कोई अपराध जो है दूसरी कंट्री में कर दिया और वो वहाँ पर अपराध करके इंडिया के अंदर आ गया है, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर वो इंडिया के अंदर भी वही एक्ट करता तो वो इंडिया के अंदर भी अपराध होता, और उस चीज़ के लिए वो व्यक्ति एक्स्ट्राडिक्शन से रिलेटेड जो लॉ बने हुए उसके अधीन उसको पकड़ा जाना ज़रूरी है, अरेस्ट करना ज़रूरी है। तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। जो एच पॉइंट है, एच क्लोज जो है, वो इस चीज़ के बारे में कह रहा है कि जो सेक्शन 356 का सब सेक्शन 5 जो है, अगर उसका किसी तरह से ब्रीच होता है तो उस केस में भी उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। देखिए सेक्शन 356 है, 356 है, उसको हम बहुत ही ब्रीफ में जान लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड डिटेल में जो हम बात करेंगे बाद में, जब इससे रिलेटेड हम सेक्शन बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो तब उसकी बात करेंगे। देखिए सेक्शन 356 का जो सब सेक्शन 5 है वो सिर्फ ये बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेक्शन 356 के अंदर जो चीज़ें दे रखी हैं उनसे रिलेटेड रूल रेगुलेशन बना सकता है। मतलब इस सेक्शन से रिलेटेड रूल रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा सकती हैं। अब ये जो सेक्शन है किस चीज़ से रिलेटेड है, 356 जो सेक्शन है उस चीज़ से रिलेटेड है। देखिए इसमें कुछ ऑफेंस दे रखे हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे सेक्शन 315 है आईपीसी का, सेक्शन 489A है, सेक्शन 489B है, C है, D है, 506 है इंडियन पिनल कोड के, और भी कुछ चैप्टर दे रखे हैं इंडियन पिनल कोड के। इस सेक्शन में ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इन सेक्शनों में, जो कि इस सेक्शन के अंदर मेंशन है आईपीसी के जो सेक्शन है, उनमें अगर अपराधी है, वो अपराधी पाया जाता है और कोर्ट उस व्यक्ति को अगर रिलीज़ कर रही है, छोड़ रही है उस कन्विक्टेड पर्सन को, अब छोड़ कब जा रहा है, उसको छोड़ा जब जा रहा है जब उसने वो सज़ा पूरी कर ली है। मतलब जिस ऑफेंस के लिए उसको पनिशमेंट दी गई थी, अगर उसने वो सज़ा पूरी कर ली है और वो पूरी सज़ा होने के बाद वो छोड़ा जा रहा है, तो जो कोर्ट है जब पनिशमेंट उसने दी थी तो उसी ऑर्डर में वो ये चीज़ मेंशन कर सकती है कि जब भी इस व्यक्ति को जेल से छोड़ा जाएगा तो ये कम से कम इतने टाइम के लिए जो भी उस व्यक्ति का रेजिडेंस एड्रेस है, मतलब कि जहाँ पर वो रहता है, अगर वो अपना रेजिडेंस एड्रेस को चेंज करता है, बदलता है, या फिर वहाँ पर नहीं रहता, एब्सेंस रहता है, कहीं और रहता है, तो उस चीज़ की जानकारी उस व्यक्ति को, उस कन्विक्टेड पर्सन को जिसने सज़ा भुगती थी, कोर्ट को देनी पड़ेगी। ये टाइम जो है कोर्ट डिसाइड करेगी कि कितने टाइम तक उसको जो है वो इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी है, जब भी अगर वो घर चेंज करता है, अपना जहाँ पे वो रेजिडेंस करता है, या फिर वो वहाँ पर नहीं रहता, कहीं और पर रहता है, रेजिडेंस एड्रेस से एब्सेंट रहता है,
पर ये जो टाइम पीरियड है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कोर्ट है 5 साल तक कह सकती है कि 5 साल तक आप अगर अपने रेजिडेंस पर नहीं रह रहे हैं या फिर अपना रेजिडेंस एड्रेस चेंज कर रहे हैं तो आप इस चीज़ की इंफॉर्मेशन कोर्ट को देंगे। तो जो एच पॉइंट है वो इसी के बारे में कह रहा है कि अगर वो इस चीज़ का ब्रीच करता है, इस रूल का ब्रीच करता है, तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है उस व्यक्ति को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। जो आई क्लोज है, आई पॉइंट है, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि जहां पर किसी पुलिस ऑफिसर से किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो कि किसी अन्य पुलिस थाने का है, पुलिस स्टेशन का है, वो अगर रिक्वेस्ट करता है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करने में उसकी हेल्प करे या असिस्ट करे, उस केस में भी जो पुलिस ऑफिसर है उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे ए थाना है और एक बी थाना है। तो ए थाने वाला जो पुलिस ऑफिसर है वो बी थाने वाले से कहता है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए, तो जो बी थाने वाला है वो ए थाने वाले की मदद कर सकता है या फिर जो बी थाने वाला है वो अरेस्ट कर सकता है उस व्यक्ति को बिना वारंट के। बात करते हैं इस सेक्शन के जो सबसेक्शन 2 है। देखिए सबसेक्शन 2 सिर्फ इतना कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 42, मतलब सेक्शन जो धारा 42 है, 42 है, उसके जो प्रोविज़न है उसके अधीन रहते हुए अगर किसी व्यक्ति ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या फिर अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कंप्लेन की गई है या फिर कोई इंफॉर्मेशन मिली है या फिर रीजनेबल सस्पिशियस है, संदेह है कि उस व्यक्ति ने किसी तरह का कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो उस केस में जो पुलिस ऑफिसर है उस व्यक्ति को बिना वारंट के या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट नहीं कर सकता। देखिए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए मजिस्ट्रेट का ऑर्डर या वारंट ज़रूरी है, तभी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। पर अगर ना ही वारंट है और ना ही मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है तो, और अगर उस व्यक्ति ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो उसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं करेगा। पर देखिए कुछ केस हैं जहां पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बावजूद भी जो पुलिस ऑफिसर है उस व्यक्ति को बिना वारंट के और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अरेस्ट कर सकता है। उसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 42 के अंदर कि वो कब कर सकता है। तो इसीलिए सबसेक्शन 2 में जो स्टार्ट की गई है, कहा गया है, वो इसीलिए यहाँ से किया गया है सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 42, इसलिए ये कहा गया है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, जो बचे हुए सेक्शन है वो दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।